Hello students, welcome to online classes of Adi Career Point, and you all know that now I am continuing the legal affairs series for the student those who wants to appear for CLAT and AILET examination, All India Law Entrance Examination। तो उन सभी बच्चों के लिए जो लॉ रिलेटेड एग्जाम्स देना चाहते हैं ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ दिस सीरीज इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर टेकिंग प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से। इन द अर्लियर वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स। अगर आप में से किसी ने उसे नहीं देखा है तो आप पहले ट्राइब्यूनल्स क्या है उस वीडियो को देखिएगा एंड आफ्टर दैट यू कम टू दिस वीडियो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा मुझे मेरे फेसबुक पेज लिंक में फॉलो कर सकते हैं विच इज इन द नेम ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। ओके नाउ अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो ऑलरेडी हमने इसे डिस्कस कर लिया है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल्स के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं था और बाद में ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इसे इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में एंड देयर आर two different articles, that is article 323A and 323B deals with the tribunals in India. Now what about article 323A? तो article 323A क्या है? तो it empowered the parliament to provide for the establishment of administrative tribunals, ठीक है। तो article 323 हमारे पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इंडिया में एस्टैब्लिश करे। ओके नाउ अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंटर्स, द स्टेट, लोकल बॉडीज एंड सो ऑन। तो सबसे पहला क्या है, हम सभी जानते हैं कि जब जॉब रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, रिक्रूटमेंट रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जब एक पर्सन को पब्लिक सर्विस के लिए अपॉइंट किया जाता है एंड पब्लिक सर्विसेज फॉर सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज एंड सो ऑन। तो इन डिस्प्यूट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कहाँ किया जाएगा? इन डिस्प्यूट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू टेक आउट द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सर्विस मैटर फ्रॉम द सिविल कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट से सर्विस मैटर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वहां से ले लिया जाए, हाई कोर्ट से ले लिया जाए और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को दे दिया जाए ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स है कोर्ट के बर्डन को एक्चुअली कम किया जाए, ठीक है। क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के केसेस होते हैं, राइट्स से रिलेटेड मैटर्स के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं जिससे उनका बर्डन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और उसके बाद अगर ये पब्लिक सर्विस रिलेटेड मैटर भी अगर वहां चला जाए तो उनके बर्डन और बढ़ जाते हैं और स्पेशली इन केसेस में तो सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एंड नेक्स्ट टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द एग्राइव पब्लिक सर्वेंट, ताकि एग्राइव पब्लिक सर्वेंट को एकदम एक्सपेंसिव नहीं बल्कि इनएक्सपेंसिव सस्ते दामों में जस्टिस मिल पाए और स्पीडली मिल पाए, ठीक है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, तो ये क्या करता है? इट गिव्स द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट की 1985 की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप करे इंडिया में, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव सच अथॉरिटी। अगर इस बेसिस में बात करें अंडर आर्टिकल 323A देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। अंडर आर्टिकल 323A के तहत आपके कितने ट्राइब्यूनल्स बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स दो तरह के हैं, एक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और एक है आपका द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ठीक है।
तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप के ट्राइब्यूनल, एक आपका डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट से डील करती है। ओके, नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, इट वाज स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323A। इट्स प्रिंसिपल बेंच इज वेयर, इट इज इन दिल्ली इन कैपिटल। एडिशनल बेंचेस भी है, तो एडिशनल बेंचेस स्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, and at present 17 benches are there and 21 circuit benches are there in India। अब बात करते हैं what are these circuit benches। तो circuit benches को अगर देखें तो these are also called the circuit court। अब ये भाई circuit court क्या है, ठीक है, सर्किट बेंचेस या सर्किट कोर्ट क्या है, तो दे आर एक्चुअली टेम्पररी कोर्ट्स। ठीक है, ये टेम्पररी कोर्ट्स है, टेम्पररी कोर्ट्स है विच होल्ड प्रोसीडिंग फॉर अ फ्यू सेलेक्टेड मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, केवल फ्यू सेलेक्टेड मंथ्स जो है उसी में ये काम करती है, उसके अलावा ये काम नहीं करती है। ठीक है, तो दैट इज सर्किट में, यानी कि उस टाइम के बीच में सर्किट कोर्ट बनने के टेन्योर के बीच में, सेशन के बीच में जितने भी केसेस रेडी होते हैं जो कि सर्किट बेंच को भेजे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो कीवर्ड है वो समझ में आया होगा कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323 है। प्रिंसिपल बेंच इज लोकेटेड इन दिल्ली। एडिशनल बेंचेस स्टेट के, भारत के अलग अलग स्टेट्स में है और एट प्रेजेंट 17 बेंचेस है एंड 21 सर्किट बेंचेस आर देयर इन इंडिया। ओके, नाउ पर्पस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने के पीछे रीजन क्या है, किस लिए बनाया गया इसे। तो नंबर 1, created for the adjudication of disputes and complaint with respect to the recruitment and condition of services of person appointed to public services। ऑलरेडी हमने इसे डिस्कस किया है कि जिन लोगों को पब्लिक सर्विस में अपॉइंट किया जाता है उनके रिक्रूटमेंट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है उससे, एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और अदर ऑथोरिटीज। अब पोस्ट कौन सी होती है, अफेयर्स ऑफ द यूनियन और द अदर ऑथोरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के क्या क्या ऑथोरिटी है। सो अगर बात करें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो केस डायरेक्टली ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल के अंडर कंट्रोल में आएगी, तो वो कौन सी है, दैट इज इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट कवर्ड बाय इट एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड्स अप टू द ऑल इंडिया सर्विसेज, the central services, civil post under the central government, okay, and civilian employees of the defense service। now come to the point, ये सारे पॉइंट हमारे लिए क्लियर है कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है, सेंट्रल सर्विसेज, सिविल पोस्ट, लेकिन व्हाट अबाउट द सिविल एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस सर्विस। सिविल एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस सर्विस, जैसे कि मान लो कि जिस डिफेंस सर्विस के अंडर अगर कोई स्कूल है तो उनमें जो टीचर्स है वो आपके हो गए सिविलियन एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। उनका भी केस कहां पर जाएगा, आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंडर में वो पड़ता है। ठीक है, नाउ इट्स लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन का मतलब कि कौन से केसेस या फिर किन मैटर से रिलेटेड केसेस या डिस्प्यूट्स को ये डील नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट डि नॉट कवर द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस एंड ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेक्टोरियल स्टाफ्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर मान लो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है तो उनके मेंबर्स के डिस्प्यूट्स ये यहां पर नहीं कवर करती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो ये भी नहीं कवर करती है। अदर देन दिस सेक्टोरियल स्टाफ्स ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उसे भी ये कवर नहीं करती है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ओके, नाउ द मेंबर्स ऑफ द कैट। तो मेंबर्स ऑफ द कैट, अब इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन इनके मेंबर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेंबर्स ऑफ द कैट आर हेडेड बाय द चेयरमैन। ठीक है, हेडेड बाय द चेयरमैन, इनके चेयरमैन होते हैं। एंड एट प्रेजेंट हु इज द चेयरमैन, एट प्रेजेंट श्री जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी।
एल नरसिम्हा रेड्डी जी जो है वो इनके जो है चेयरमैन है। अब ये कौन से पोजीशन में थे पहले? ही वॉज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ओके, ही वॉज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ओके, नाउ second position, that is vice chairman. But very important point related with this vice chairman is that now this post removed by the Administrative Tribunal Act 2006. ठीक है, अब ये वाइस चेयरमैन का पोस्ट नहीं है, पहले ये वाइस चेयरमैन का पोस्ट था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जो 2006 आया उसके तहत इस पोस्ट को रिमूव कर दिया गया। नाउ एट प्रेजेंट नो सच पोस्ट एग्जिस्ट। ओके, and there are some other members as well. So at present there are 66 members. Okay, and out of which 33 are judicial members. तो यानी 33 judicial members है, this means 33 administrative members भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो मेंबर जुडिशियल बैकग्राउंड से होंगे वही होंगे। तो इसके ये प्रूफ होता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, दो तरह के मेंबर्स होते हैं। और आज कितने हैं एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 66 मेंबर्स है। ठीक है, और इनके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी और वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट थे। लेकिन अब कौन सा पोजीशन, कौन सा पोस्ट रिमूव कर दिया गया है? वाइस चेयरमैन का पोस्ट रिमूव कर दिया गया है। ओके, आई होप कि मेंबरशिप के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स। अब भाई ये मेंबर्स कितने समय के लिए यहाँ पर होते हैं, कितने समय के लिए इनका रिक्रूटमेंट होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में? तो अगर इसकी बात करें तो दैट इज 5 years और until they attain the age of 65 years in case of chairman। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट जो होता है वो 5 साल के लिए होता है और इसके बाद में 65 years यानी दोनों में से जो पहले आए। ठीक है, अगर 65 years पहले आ जाता है तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, भले आपका टेन्योर खाली 2 years कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, या 1 year कंप्लीट हुआ हो। और अगर मान लीजिए आपका 65 बाद में आएगा लेकिन आपका 5 years कंप्लीट हो चुका है तो आपको उस पोस्ट से रिमूव किया जाएगा। Okay, this means that chairman is actually appointed only for the 5 years or until they attain the age of 65 years. Now, what about other members? So, other members, the age is fixed, that is 62 years. Okay, chairman के लिए हमने क्या देखा? For chairman जो है एज कितना है 65 years किया गया, लेकिन अदर मेंबर्स के लिए क्या किया गया है 62 years, यानी कि 5 years और 62 years एज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों में से जो पहले आएगा उसमें वो रिटायर हो जाएंगे, उनको वहां से रिमूव किया जाएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ दी मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। कौन अपॉइंट करता है भाई? तो मेड बेस्ड, सो अपॉइंटमेंट मेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी। तो ये अपॉइंटमेंट जो होती है दैट इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बाय अ हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी एंड दिस सिलेक्शन कमिटी इज एक्चुअली चेयर्ड बाय अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनका नॉमिनेशन कौन करते हैं कि इस हाई पावर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन होंगे? तो वो आपको मैंने बताया कि जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उनका नॉमिनेशन कौन करेगा? उनका वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आफ्टर obtaining concurrence of chief justice of India, appointments are made with the approval of appointment committee of the cabinet। ठीक है, तो अब जब उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परमिशन मिल जाता है तो अपॉइंटमेंट होती है किसके अप्रूवल के थ्रू? यानी विच कमिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? सो द कमिटी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द members of the Central Administrative Tribunal is Appointment Committee of the Cabinet. It is what? It is Appointment Committee of the Cabinet that is responsible for the appointment of the members of the Central Administrative Tribunal. But this committee is headed by whom? That is the sitting judge of the Supreme Court, and this judge is nominated by whom? This judge is nominated by the Chief Justice of India. Okay? Now,
पावर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो पावर्स एंड पोजीशन क्या है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिविल प्रोसीड्यूर कोड जो कि 1908 का है उसके तहत ये नहीं पड़ती है। सो व्हाट इज दिस सिविल प्रोसीड्यूर कोड? अगर हम सिविल प्रोसीड्यूर कोड के बारे में बात करें, इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। ठीक है, ये सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इस कोड के तहत नहीं पड़ती है। इसकी लिमिटेशंस, इसके बाउंडिंग जो है कैट पर इंपोज नहीं किए जाते हैं। देन हाउ इट इज फंक्शनिंग? एक्चुअली इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इट इज फ्लेक्सिबल इन अप्रोच टू द कैट। ठीक है, एकदम नेचुरल जस्टिस के थ्रू इसको गाइड किया जाता है और फ्लेक्सिबल है इन अप्रोच में कि हम इसे आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। अब अप्रोच कैसे करेंगे? बाय ओनली देयर इज अ वेरी मिनिमम नॉमिनल फी ऑफ ₹50 नीड टू बी पेड। ठीक है, अब जो एप्लीकेंट होगा उसको केवल 50 रुपया जो है एक फीस दे करके अपना एप्लीकेशन रजिस्टर करना पड़ेगा। या तो वो खुद करेंगे या तो फिर वो लॉयर के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द पावर्स ऑफ द कैट। नाउ अपील्स। अब मान लो इफ वी आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट गिवन बाय द कैट, देन टू वेयर वी विल बी एबल टू अपील। हम अपील कहाँ करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ये होता था कि अगर हमें चैलेंज करना है द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल, देन हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्पेशल लीव पिटीशन फिलिंग करनी पड़ती थी। बट नाउ देयर इज अ चेंज। However, after the Supreme Court's decision in L. Chandra case in 1997, the order of the CAT are now being challenged by way of writ petition under Article 226-227 of the Indian Constitution before respective High Court, in whose territorial jurisdiction the bench of the tribunal is seated. ओके, तो अब क्या है कि अब 1997 में क्या होता है, एल चंद्रा केस जो आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई अब आपको ट्राइब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट में डायरेक्ट मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो सिटिंग हाई कोर्ट है, जहां पर आप है, जहां पर आपका बेंच है, पहले आप वहां उस हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में जाकर आप अपना पिटीशन फाइल कीजिए। आपको डायरेक्ट मेरे पास आने की जरूरत नहीं, यानी कि अब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अब आपको डायरेक्ट उसी हाई कोर्ट में जाना है जिसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल लोकेटेड है। लेकिन पहले क्या था, अर्लियर इनिशियली ये डिसीजन था कि ट्राइब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट में जो है हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास में पिटीशन फाइल करेंगे। लेकिन अब इसे चेंज किया गया, और चेंज कब, कौन से केस के थ्रू किया गया? एल चंद्रा केस। कौन से साल में? 1997। और किसने जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और यहां हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं? बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। ठीक है, रिट पिटीशन यानी कि स्पेशल ऑर्डर्स, दैट इज द हेबियस कॉर्पस, मैनमस, सर्टियोरी, इन रिट्स के बारे में आई होप कि आप सभी को पता है। तो इस रिट पिटीशन के थ्रू आर्टिकल 226 और 227 के थ्रू जो है हम जो उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो हमने ऑलरेडी फीचर्स ऑफ द क्या देखा हमने इसके पहले, फीचर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आर्टिकल किसके थ्रू बनती है? 323A। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि आर्टिकल 323A के अंडर में 2 टाइप्स ऑफ ट्राइब्यूनल सेटअप होती हैं। एक आपका CAT होता है और एक होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, तो CAT के पावर्स हमने देखे। CAT को कौन अपॉइंट करता है? CAT को पार्लियामेंट अपॉइंट करता है। और जितने भी ट्राइब्यूनल्स आर्टिकल 323A के तहत बनेंगे, द पावर्स गोज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो, चाहे वो CAT हो। ओके, तो अब बात करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट के पास, ये अथॉरिटी है, ओनली द पार्लियामेंट ओके हैव द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट। सो अंटिल नाउ ओनली 9 स्टेट्स हैव बीन सेट अप द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ओके, अब तक केवल जो है 9 स्टेट्स ने
स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप किया है। और वो कौन कौन से स्टेट है जहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप हुए हैं? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये स्टेट। तो कितने स्टेट्स? ओनली 9 स्टेट्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप किया है। उनमें से एक है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन अब इसके बाद हम एक पॉइंट और देखते हैं कि मध्य प्रदेश ने पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप किया, लेकिन बाद में इसने इसे रिमूव भी कर दिया। ठीक है, अबॉलिश भी कर दिया। तो however few states abolish the SATs, that is मध्य प्रदेश ने SAT को रिमूव किया एंड तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। बट नाउ this Himachal Pradesh is also requesting the central government to re-establish this state administrative tribunal and Tamil Nadu as well। ठीक है, यानी कि पहले जो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ने मिलकर के सैट को रिमूव किया। अब इसके बाद अब वो फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि फिर से वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल उनके स्टेट में सेटअप करे। तो ये कौन से दो स्टेट? दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, और क्यों वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव सच एन ऑथोरिटी। ठीक है, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को जो है अपॉइंट कर पाए, स्टैब्लिश कर पाए। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसकी जुरिस्डिक्शन की। तो अगर बात करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो अब यहां पर जरा सा ये लिमिटेड होता है। ऑब्वियसली भाई पहले पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है ना, तो उसके जुरिस्डिक्शन भी लिमिटेड होंगे। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स तो पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, इन सभी को देख करके बात करती है, इन सभी के मैटर को डिस्कस करती है, डिस्प्यूट्स को। लेकिन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इट एक्सरसाइजेस इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करती है, और स्टेट जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सर्विस मैटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है उसे वो हियर करती है। ओके, now about the appointments, so who appoints? So by the president, the members of the state administrative tribunals are appointed by the president after consultation of the governor of the concerned state। ठीक है, तो president appoint करते हैं, किन कब करते हैं, कैसे करते हैं? गवर्नर के साथ कंसल्ट करके, बातें करके, कंसल्टेशन करके, गवर्नर के कंसर्न से जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेंबर्स को। ओके, नाउ अबाउट जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो ऑलरेडी हमने ये कहा कि 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए परमिशन है, लेकिन इसके साथ साथ देयर इज अ प्रोविजन फॉर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एज वेल। ओके, अब ये जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होता है? सो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 और मोर स्टेट्स के जब एक साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, देन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज कॉल्ड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ठीक है, वेस्ट बंगाल और बिहार के एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनेगा, देन दैट विल बी कॉल्ड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो ठीक है, एंड इस चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ सच स्टेट। ठीक है, और इसके चेयरमैन और मेंबर्स अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ऑब्वियसली विद द प्रेसिडेंट, appointed by the president after consultation of the governor of such states। ठीक है, तो उस स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्टेशन के बाद में जो है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनता है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को बहुत ही इजी वे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल्स के बारे में स्पेशली आर्टिकल 323A आपका क्लियर हो गया, कैट के फीचर्स आपके क्लियर हो गए, इसके साथ साथ सैट क्या है आपको ये भी पता चला, कितने स्टेट्स में है ये पता चला, कैट के कितने बेंचेस है ये आपने जाना, इसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जुरिस्डिक्शन क्या है, इन सभी को आपने जाना। साथ ही साथ सैट और एक अलग से दैट इज जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के प्रोविजंस के बारे में भी जाना। अगर मोर देन 2 और मोर देन दैट स्टेट अगर रेडी है, देन दे मे ऑल्सो फ्रेम जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 323A और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स
कि जितने रिलेटेड पॉइंट है वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, so thank you for watching this video my dear students and please don't forget to like, share and subscribe this channel। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। ओके देन, टिल देन, बाय बाय।